तो आज से हम अपना लास्ट सेक्शन काइंड ऑफ शुरू करें। लास्ट सेक्शन में दो टॉपिक्स हैं, एक कैश कोहेरेंस और एक सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से भी। यानी कल को आप अगर हार्डवेयर में नहीं कुछ करना चाहते और ज़िंदगी में सॉफ्टवेयर में ही कुछ करना चाहते हैं तो स्टिल आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन लिखेंगे मल्टी थ्रेडेड, तो उस मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में जो सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी के मसाइल हो सकते हैं वो क्या हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कैश कोहेरेंस से, ठीक है। सो कैश कोहेरेंस में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बस क्या होती है, ठीक है। एक तो वो बस होती है जिसमें आप ट्रैवल करके आते हैं, एक बस वो होती है जिसमें बिट्स ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो हम अमूमन जो आपका मदरबोर्ड है उसके ऊपर PCI की एक बस होगी, USB बस होगी, ठीक है। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, जिस पे बिट्स जाएंगे। कुछ सीरियल बसें होती हैं, कुछ पैरेलल बसें होती हैं। पुरानी वाली जो थी, जो PCI ओरिजिनली थी, वो पैरेलल में बहुत सी बिट्स जारी होती थी। अब जो PCI है उसको PCI एक्सप्रेस कहते हैं, वो सीरियल है, ठीक है। सो बेसिकली आपकी एक कलेक्शन ऑफ शेयर्ड वायर्स होती हैं जिसके थ्रू आप एक बस कंट्रोलर है जो कि मेक श्योर कर रहा है कि एक्सेस किसके पास है, ठीक है। और जिसके पास भी मास्टर एक्सेस है वो मास्टर स्लेव्स को डाटा भेज सकता है, ठीक है। आजकल नए स्टैंडर्ड्स में मास्टर स्लेव्स को अक्सर रीनेम कर दिया उन्होंने, रिक्वेस्टर रिस्पॉन्डर या मैनेजर और सबऑर्डिनेट, कुछ इस तरह का, क्योंकि ताकि स्लेवरी का रेफरेंस ना जाए, ठीक है। लेकिन यह है कि इधर जो आर्किटेक्चर में काफ़ी अर्से तक मास्टर स्लेव का लफ्ज़ यूज होता है। मास्टर स्लेव का मतलब ये है कि जो मास्टर है वो इनिशिएट करता है ट्रांजैक्शन और जो स्लेव है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जांपल, स्लेव कुड बी अ मेमोरी, मास्टर कुड बी अ प्रोसेसर, ठीक है। तो प्रोसेसर जो होगा वो कहेगा कि मुझे फला एड्रेस से डाटा चाहिए, तो इनिशिएट ये करेगा, यानी स्लेव जो होगा वो उसका जवाब देगा। आप कहेंगे भाई मुझे फला एड्रेस से डाटा दे दो, तो स्लेव रिस्पॉन्ड करेगा ये ले भाई फला एड्रेस का डाटा ले ले, ठीक है। इसी उसने कि उस पर राइट करवाना होगा तो वो कहेगा भाई ये एड्रेस है, ये डाटा है, इस पर लिखवा दो, तो स्लेव आगे से कहेगा ये जी मैंने लिखवा दिया, ठीक है। तो काफ़ी सारी बसेस जो हैं वो इसी मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे, या जिसको अब हम मैनेजर सबऑर्डिनेट या इस तरह चल रही होती हैं, जिसमें एक इनिशिएटर होता है, दूसरा रिस्पॉन्डर होता है। और हमारे केस में कई दफ़ा जो स्लेव होगा वो या मेमोरी होगी या कोई डिवाइस होगी, ठीक है। और जो मास्टर होगा वो हो सकता है कि प्रोसेसर हो सकता है कि बाज़ का हम एक और चीज़ लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो वो आप समझें कि प्रोसेसर का एक छोटा है, ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं ना छोटे पानी लाया, ठीक है, या छोटे पाना लाया, तो हम वो जो प्रोसेसर है वो DMA को कहता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक डाटा जो है ना तुम ट्रांसफ़र कर दो खुद ही, ठीक है, जब हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है, ताकि प्रोसेसर का टाइम ज़ाया ना हो, ठीक। तो ये बस में की ओवरऑल एक पिक्चर है। जो मैंने बातें की वो मेरा ख्याल है यहाँ पे स्लाइड्स पे लिखी होंगी कि बस इज कलेक्शन ऑफ शेयर्ड वायर्स, ठीक है, ये तो हमने कह दिया। ओनली वन मास्टर कैन इनिशिएट अ ट्रांजैक्शन बाय ड्राइविंग वायर्स एट वन टाइम, तो एक वक्त में कोई एक मास्टर उसको मास्टर कर सकता है। मल्टीपल स्लेव्स कैन ऑब्जर्व एंड कंडीशनली रिस्पॉन्ड टू द ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये वायर शेयर्ड है, तो जब मास्टर जो कंट्रोल कर रहा है उससे कहा मुझे फला एड्रेस पर डाटा चाहिए, तो अब मल्टीपल स्लेव्स उसको सुनेंगे और वो एड्रेस स्पेस जिस स्लेव की बनती होगी वो रिस्पॉन्ड कर देगा, जिसकी नहीं बनती होगी वो चुप करके बैठा रहेगा, ठीक है। और मास्टर्स जो है, मल्टीपल मास्टर्स जो है वो अमूमन उनके दरमियान कोई आर्बिटर लगा होता है। आर्बिटर का मतलब है जो कि फैसला करे कि अगली बारी किसकी है, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि मैंने 3 मास्टर लगाए हुए, तो ये जो कंट्रोलर होगा, बस कंट्रोलर, ये मेक श्योर कर रहा होगा कि भाई इस वक्त किसको एक्सेस देनी है। तो ऊपर की तरफ आपको ग्रांट और रिक्वेस्ट नजर आ रहा है, तो मास्टर 0 कहेगा कि जी मुझे एक्सेस चाहिए, मास्टर 1 कहेगा मुझे एक्सेस चाहिए। अगर वैसे ही वो अलग-अलग टाइमों पे कह रहे हैं तो जो भी कह रहा है उसको हम एक्सेस दे देंगे। लेकिन अगर किसी ने इकट्ठे एक्सेस की तो तब हम कोई स्कीम रखेंगे, मे बी राउंड रॉबिन रख लेंगे, पहली दफ़ा 0 को दे दी, अगली दफ़ा 1 को दे दी, इस तरह का, ठीक है। इसको राउंड रॉबिन स्कीम कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ओवरऑल बसेस चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी।
सो जो हम कैश कोहेरेंस के मसाइल कह रहे हैं ना, वो असल में मल्टी प्रोसेसर के केस में आ रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे मल्टीपल प्रोसेसर लगे हों, ठीक है। सो हम मल्टीपल प्रोसेसर हैं, लेट्स से CPU 1, 2 एंड 3, और वो मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, और ये DMA वो वाला छोटा है जिसको मैंने कहा था, जो कि डिस्क से उठाकर मेमोरी में चीज़ों को ले जाएगा, मेमोरी से उठाकर डिस्क पे। तो कोई भी प्रोसेसर इसको जाके कह सकता है कि यार तुम डाटा इस जगह से उस जगह कॉपी कर दो, तो ये खुद भी एक मास्टर है, ठीक है। लेकिन आप कह लो कि इसको प्रोग्राम CPU कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, अब दरमियान में हर प्रोसेसर की अपनी अपनी कैश लगी हुई है, ठीक है। तो जो आपकी मेमोरी लगी होती है ना, वो अमूमन एक मेन बस पे लगी होती है, ठीक है। बट जो आपकी कैशेज होती हैं वो अमूमन लोकल होती हैं, यानी हर CPU के पास अपनी अपनी कैश होती है, ठीक है। और इसकी वजह से कुछ मसले आते हैं जिसको हल करने के लिए हम स्नूपी कैश यूज़ करते हैं। तो इधर आपने कैश के साथ लफ्ज़ पढ़ा है स्नूपी कैश, ठीक है। तो स्नूप अराउंड करना, यानी जो हम कहते हैं सुनगुन लेना, ठीक है। हमारे जो पुराने मोहल्लों में होता था कि कुछ आंटियाँ होती थी, उन्हें हर घर की खबर होती थी कि उधर क्या हो रहा है, ठीक है। फलां जड़े है ना जिठानी ਉਹਦੇ ਨਾਲ लया हो गया, तो फलां जी देवरानी ਨਾਲ लया हो गया, तो वो सब पता होता था कि हर एक के घर में क्या चल रहा है। सो इसको हम कहते हैं स्नूप राउंड करना, ठीक है। सो यहाँ पर जो स्नूपी कैश है, एक्चुअली ये इसी किस्म का काम कर रही है, मगर वो ये नहीं देख रही है किसी की नान भाभी या देवरानी जेठानी के साथ क्या हुआ। वो ये देख रही है कि दूसरी कैश किस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रही है, क्या मेरे पास तो नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो प्रॉब्लम इधर पैदा क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर मेन मेमोरी की कोई लोकेशन थी, वो CPU 3 ने एक्सेस की, तो वो उसी कैश में आ गई, इसने उसके ऊपर लिखवा दिया कुछ नई वैल्यू। अब एक और थ्रेड चल रहा था, उसने भी उसी मेमोरी को, उसी लोकेशन को एक्सेस किया, तो उसने भी मेमोरी से उठा ली, लेकिन मेमोरी पे तो पुरानी कॉपी पड़ी हुई थी। हो सकता है ये राइट बैक कैश हो। राइट बैक कैश तब लिखवाती है जिस वक्त कैश से एंट्री इफेक्ट होगी। तो ये इसके पास नया डाटा इसके पास पड़ा हुआ है, उसने कैश से पुराना डाटा उठा लिया, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपने तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम लिखा था कि यार तेज़ करता हूँ मैं अपने प्रोग्राम को, 2 थ्रेड बनाऊंगा, एक CPU पे चल जाएगा, एक दूसरे CPU पे चल जाएगा, पर वो दूसरे CPU पे जो प्रोग्राम था उसको डाटा ही बड़ा लेट, डाटा ही गलत मिल रहा हो, तो फिर तो रिजल्ट ही गलत आएंगे। तो वी नीड टू नो कि कहीं हम सेम लोकेशन को तो नहीं एक्सेस कर रहे, ठीक है। तो स्नूपी कैश ये काम करेगी कि वो एड्रेस पे स्नूप करेगी, सुनगुन रखेगी कि अच्छा दूसरी ने फलां एड्रेस लिया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर उस एड्रेस पे जाऊँ तो मुझे उससे डाटा लेना है बजाय मेमोरी से, ठीक है। दैट्स द सेंस जहाँ पर आप स्नूप अराउंड करें तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। आपने सुनगुन रखी हुई है, इंटेलिजेंस वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हो शायद सूरह हुजरात में शायद कि टो में ना लगो किसी की, ठीक है। तो यानी जनरली ये स्नूप अराउंड करना इज रियल लाइफ में इट्स नॉट अ गुड ट्रेड कि आप बाकियों की टो में लगेंगे, भाई इसका क्या मसला चल रहा है उससे, मतलब ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू रिजॉल्व समथिंग तो एक और बात है, लेकिन वैसे ही एक चस्के लेने के लिए होता है ना कि फलां का क्या प्रॉब्लम चल रहा है, फलां का क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो वो उससे हमें बचना चाहिए। बट दिस थिंग इज कि आपने स्नूप राउंड किया कि आप गलत डाटा ना उठा लें, ठीक है। दिस इज इन दैट सेंस कि आप पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं स्नूप राउंड, ओके। सो होगा क्या, तो स्नूपी कैश का भी जो आइडिया, मेन आइडिया है जी, रमीज बताएं जी। बहुत जोर की आई थी बात, अभी करनी थी, थोड़ी देर वेट कर लेते यार क्लास के बाद, यह बहुत अच्छी बात थी तो आप हमें भी सुना। ऐसी बातें बंदा ना करे जो दूसरों को ना सुना सकता हो, ठीक है। जब सुनाते कोई शर्म आती है, कोई गलत बात है, झिझक है, स्नूप किया है बासित, वैसे तो कोई सोचो में गुम है, ठीक है। तुमने उससे बात की है तो वो अचानक से कोई एक्टिव हुआ है, वरना वो क्या नींद में ही था, थोड़ी देर में ओवर ग्लोरी देता तो उसने सो जाना था। ओके, कमिंग बैक। सो अब आपकी जो कैश है, इसका मतलब है कि एक तो
जब भी कोई कैश पे आपका रीड राइट होगा, ठीक है, तो अब आपके पास स्नूप पोर्ट्स भी हैं, तो इसका मतलब आपको 2 पोर्ट्स चाहिए होंगी ताकि आप देख सकें कि उस वक्त क्या हो रहा है उस कैश के ऊपर, ठीक है। तो आइडिया क्या है कि हैव कैश वॉच और स्नूप अपॉन अदर मेमोरी ट्रांजैक्शंस एंड देन डू द राइट थिंग, ठीक है। तुम अभी हमने डिफाइन नहीं किया राइट थिंग क्या है, मगर आपकी राइट थिंग ये, मतलब अभी जो मैंने पीछे केस देखा था कि एक प्रोसेसर के पास लेटेस्ट डाटा है, दूसरे के पास पुराना डाटा है, तो दूसरे वाले ने अगर स्नूप किया हुआ होगा पहले से कि उसके पास लेटेस्ट डाटा है, तो वो वहां से पिक कर लेगा डाटा, और बजाय मेमोरी से उठाने के वो उस दूसरी कैश से डाटा ले लेगा, ठीक है। या वो उसको दूसरे प्रोसेसर को कह देगा कि भाई ये वाला डाटा जो है ना मेमोरी में लिखवा दे, मेहरबानी तेरी, मुझे चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द राइट थिंग, कोई इस किस्म की राइट थिंग करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, सो स्नूपी कैश को फिर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और उसका मतलब वो चलती क्या प्रोटोकॉल है क्या, ठीक है। सो जब आपकी राइट मिस हुई है, लेट्स से कि मैंने किसी जगह पे कैश पर लिखवाना था और वो डाटा कैश में मौजूद नहीं था, तो इसका मतलब है कि अब मैंने मेमोरी से फैच करना है और उस पर लिखवाना है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी और के पास भी कोई कॉपी पड़ी हुई थी उसकी, तो उनको वो कॉपी छोड़ देनी चाहिए, यानी वो मेमोरी पर लिखवा देनी चाहिए ताकि मैं उसको पढ़ सकूं, या मुझे डायरेक्टली दे देनी चाहिए, ठीक है। सो बाकी तमाम कैशेस को हम कहते हैं कि आप अपनी कॉपी को इनवैलिडेट कर दो। इनवैलिडेट करने का मतलब है कि राइट बैक करवा दो और अपने पास कह दो कि मेरे पास नहीं है। इनवैलिडेट क्यों किया, ये क्यों नहीं कहा कि यार ठीक है तुम भी रखो और मुझे भी एक कॉपी दे दो? नहीं, उनमें जगह थी। हमने अगर लेट से कि मैं एक थ्रेड हूँ, मुझे एक प्रोसेसर पे चल रहा हूँ, मुझे भी डाटा चाहिए और दूसरे को भी चाहिए, ठीक है। तो इसको यूँ इमेजिन करें कि 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक प्रोसेसर पे चल रहा है, एक दूसरे पे चल रहा है, दोनों को सेम मेमोरी लोकेशन चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो ए को अगर उस पर राइट करना है तो बी को अपनी कैश की कॉपी कह देनी चाहिए कि इनवैलिड है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने उसको इनवैलिड क्यों कहा, हमने ये क्यों नहीं कहा कि यार तुम भी रखो, ठीक है, मैं भी रखता हूं। नहीं, रिडंडेंसी का तो चक्कर नहीं है कोई, यानी उसको तो चाहिए ना, कैश से तो फायदा है ना, उसको जल्दी से मिल जाएगी। इनवैलिडेट का मतलब है कि जब उसने दोबारा एक्सेस करना होगा तो दोबारा मेमोरी पे जाएगा और दोबारा मेमोरी से रीड करेगा। कैश इनवैलिडेट का मतलब है कैश में जो वैलिड की बिट थी वो 1 थी, उसको 0 कर दिया हमने, तो अब कैश की वो एंट्री खत्म होगी, ठीक है। वो जो कैशेज में हमने पूरा कैश ब्लॉक फेच करके लाया था, हम वो कह रहे हैं उसको खत्म कर दो कि वो ठीक है तुम्हारे पास नहीं है, वो मेरे पास है। अपडेटेड फॉर्म में चाहिए तो आप वो डाटा दे दो ना, अपनी एंट्री को क्यों इनवैलिड करना है? बहुत तुमने इंफॉर्मेशन वाला जवाब दिया है, कोई ना कोई मसला होगा। इसको कहते हैं, इस जुमले में एग्जैक्टली 0 इंफॉर्मेशन थी। इसकी वजह यह है कि हमारी राइट मिस हुई है। राइट मिस का मतलब है कि हम उसको चेंज करने जा रहे हैं। राइट का यही मतलब है ना कि स्टोर वर्ड हम कर रहे थे, स्टोर वर्ड कर रहे थे, तो जो हमने उस पर लिखवाना है वो उस कैश लाइन को चेंज कर देगा। तो अगर वो उस कैश लाइन को चेंज कर देगा तो दूसरे के पास अगर कॉपी पड़ी रहेगी तो वो पुरानी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने तो इस पर लिखवा देना, ठीक है। तो दूसरे के पास हम ये नहीं चाहते कि गलत डाटा पड़ा रहे, तो इसलिए हमने उसको कहा कि भाई तुम इनवैलिडेट कर दो अपना, मैं इस पर काम कर लूँ, मैं इस पर राइट करवा लूँ, जब तुम्हें चाहिए होगा तो तुम दोबारा फैच करना, तो उस वक्त मैं इनवैलिडेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास जो डाटा है। बात समझ आ रही है कि वजह क्या थी कि राइट कर रही है। राइट का मतलब ये है कि हमने उसको मॉडिफाई कर देना है, तो मॉडिफाई कर देना है तो दूसरे के पास अगर कॉपी पड़ी रहेगी तो यही तो अवॉइड करना चाह रहे हैं कि हम पुरानी कॉपी उसके पास ना हो, जो मैंने नया डाटा उस पर लिखवाना है उसके पास नया डाटा। तो राइट मिस के ऊपर हम इनवैलिडेट कर देते हैं बाकी सबको। रीड मिस हो, अगर मैंने किसी लोकेशन को रीड करने की कोशिश की और वो कैश में नहीं थी, अब सवाल पैदा होता है कि यार वो किसी और की कैश में तो नहीं पड़ा, या वो मेमोरी में पड़ा है, ठीक है। सो अगर किसी के पास भी उसकी डर्टी कॉपी है, ठीक है, डर्टी कॉपी का क्या मतलब था
डर्टी कैश में डर्टी बिट किस लिए रखी थी हमने? क्यों भाई रमीज, तुम्हारी कुछ सोच डर्टी लग रही है मुझे, तुम्हें जो हंसी आए। डर्टी कॉपी से क्या मुराद था? चलो इसको तो कुछ और याद आना शुरू हो गया, ठीक है। किसी और को आइडिया हो डर्टी कॉपी का? डर्टी कॉपी वो कॉपी थी जिस पे राइट हम कर चुके हो लेकिन अभी हमने मेमोरी में ना लिखवाई, ठीक है। सो जो राइट बैक कैश हुआ करती थी उसमें हमने कहा था कि हम बिला वजह मेमोरी पे ट्रैफिक नहीं जनरेट करना चाहते, तो हम अपने पास अपडेट कर दिया करेंगे जब भी हमने राइट करना होगा। जब हम अपनी कैश में चीज़ को अपडेट करेंगे तो हम उसके लिए एक डर्टी बिट सेट कर देते हैं, जिससे ये चीज़ हमें पता चल रही होती है कि ये जो कॉपी है कैश की इस पर लिखवाया गया है। तो अगर कभी कल को ये लाइन रिप्लेस हो जाए, कोई और आकर उसकी जगह ले ले, तो हम उस वाली को राइट बैक करना ज़रूरी है। अगर कोई और, अगर वो डर्टी ना होती और उसको कोई रिप्लेस करा होता तो इसका मतलब है कि ये वही कॉपी है जो मेमोरी में पड़ी हुई थी, तो इसको जो दोबारा मेमोरी पर लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोनों में पहले ही सेम डाटा है। तो डर्टी का मतलब है कि मैंने इसके ऊपर लिखवाया हुआ है और इस पर जब भी इसने इवेक्ट होना है तो इसमें जाकर कैश को मेमोरी को अपडेट करना है। तो अब 2-3 प्रोसेसर चल रहे हैं। एक प्रोसेसर ने रीड करने की कोशिश की लेकिन प्रोसेसर 3 पे लेट से उसकी एक कॉपी पड़ी हुई थी और उसकी डर्टी बिट सेट थी। इसका मतलब है कि उसके पास लेटेस्ट डाटा था। अगर उसके पास लेटेस्ट डाटा था तो उसको वो राइट बैक करना है, ठीक है। उसको वो मेमोरी से कैश से उठाकर मेमोरी के ऊपर लिखवाना। ओके, सो ये मेन आइडिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको हम कहते हैं MSI प्रोटोकॉल, ठीक है। MSI जो है वो स्टैंड्स फॉर मॉडिफाइड, शेयर्ड और इनवैलिडेट। तो तीन हमने स्टेट्स बना दी, ठीक। सो हर कैश लाइन जो है, तो ये स्टेट है किधर, ठीक है। तो स्टेट डायग्राम तो हमने पहले भी बनाई थी, ठीक है, जिसमें हम एक स्टेट से दूसरे में जाते हैं। तो अभी हम वो स्टेट डायग्राम बनाएंगे। 3 स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट काफी होंगी? एक बिट से कितनी स्टेट्स रिप्रेजेंट होगी? एक बिट या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो 2 चीजों को तो वो स्टोर कर सकती है। हम 3 की बात करें। हमारा ये ना किया करो यार, सेमेस्टर के एंड पे आकर ये वाली बेसिक गलती। 2 बिट्स काफी होंगी, क्यों? 0 0 0 1 और 1 0 3 स्टेट्स आपकी हो गई, ठीक है। तो 2 बिट्स में आपकी अप टू 4 स्टेट्स आ सकती हैं, 1 1 भी साथ आ जाता, ठीक है। तो हमने इसलिए स्टेट के लिए 2 बिट्स रखी हैं। वो 2 बिट्स रखी कहाँ पर है? हर कैश लाइन के ऊपर रखती है, ठीक है। सो हमारी जो हर कैश लाइन है उसमें एड्रेस टैग जो होता था उसके साथ हमने 2 बिट्स रख दी हैं, जिन 2 बिट्स का क्या मतलब है कि उसमें हमने उस कैश लाइन की स्टेट रखी हुई है कि वो कैश लाइन रीड स्टेट में है, सॉरी मॉडिफाइड स्टेट में, शेयर्ड स्टेट में या इनवैलिड स्टेट, ठीक है। तो पहले हम 1 बिट रखते थे कि वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अब हमने 1 के बजाय 2 बिट्स रख दी हैं और उन 2 बिट्स से हमें पता चल जाता है कि वो क्या वो वैलिड है, और अगर वैलिड है तो क्या वो शेयर्ड है या वो मॉडिफाइड है, ठीक है। तो और अगर नहीं है वैलिड तो फिर तो वैसे ही उसमें कुछ नहीं पड़ा उस एंट्री में, ठीक है। अच्छा, तो ये बड़ा आसान सा काम है कि क्या होगा कि मिसाल के तौर पर जो स्टेट ट्रांजिशंस जो है ना वो एरोस के जरिए बड़ी अच्छी समझ आती है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मेरा एक प्रोसेसर था, उसने किसी लोड वर्ड किया, किसी लोकेशन को लोड करने की कोशिश की। लोड करने की कोशिश की, वो कैश मिस हुई, ठीक है। आपने मेमोरी से फेच किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको शेयर्ड स्टेट में रखेंगे, ठीक है। अगर आपने रीड किया था तो अब आपने उसको मॉडिफाई नहीं किया। मॉडिफाई करने का मतलब है कि मैं उस पर राइट करना चाह रहा हूँ, तो वो जो कहते हैं डर्टी बिट थी वो बेसिकली आप मॉडिफाइड स्टेट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। कि अगर आपने उसको मॉडिफाई किया यानी कि उस पर लिखा है तो तब हम मॉडिफाइड स्टेट। तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोसेसर 1 था, उसकी अपनी जो कैश थी उसकी कैश लाइन में उसने उसको शेयर्ड स्टेट में रख दी। अब यहाँ पर हो सकता था, अब जब तक मैं इसको रीड ही करता रहूँ, यानी अगर मैं दोबारा लोड करूँ अगली 5-6 लेट्स से एक वेरिएबल ए था
मैंने वो कैश से रीड किया, थोड़ी देर बाद मैंने ए को बी में ऐड कर दिया, फिर ए को सी में भी ऐड कर दिया थोड़ी देर बाद, जब तक मैं उसको रीड करता रहूँगा तब तक आप इसी स्टेट में रहेंगे, कोई मसला नहीं। इसका मतलब है कि ये शेयर्ड स्टेट है। जब मैं इस पर राइट करवाना चाहूँगा तो मुझे किस स्टेट में जाना चाहिए? मॉडिफाइड में चले जाना चाहिए। नाम से ही जाहिर है कि अब मुझे कर लेनी चाहिए इसकी स्टेट चेंज करके मॉडिफाइड स्टेट। ठीक, अच्छा, उसके तो इसका मतलब है कि सो बोर्ड पे आ देता हूँ मैं, ठीक है। सो ये दो आपकी बिट्स हैं जिसमें आप करना, हमने पहले एक रखा हुआ था ना कि एक वैलिड बिट होगी, एक डर्टी बिट होगी, ठीक है। तो लेट्स से ये खुद भी ये काम कर लेता है। वैसे अगर मैं कहूँ ये वैलिड बिट है और ये डर्टी बिट है, ठीक है, तो अगर ये 0 0 हो इसका मतलब हो गया कि ये इनवैलिड है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर मैं इसको 1 0 कर दूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी एंट्री वैलिड है, मगर हमने इस पर लिखवाया नहीं हुआ। तो लिखवाया नहीं हुआ तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मेरी शेयर्ड स्टेट है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि ये 1 1 हो जाए, इसका मतलब है एंट्री भी वैलिड है और मैंने उस पर लिखवाया भी हुआ है, तो इसका मतलब है ये हो गई मॉडिफाइड, ठीक है। अब हम समझना ये चाह रहे हैं कि जब भी हमने कोई कैश लाइन फैच की तो 2-3 ऑपरेशन हो सकते हैं ना। एक ऑपरेशन ये हो सकता है कि अब 2 प्रोसेसर हैं, ये वाली एंट्री हर प्रोसेसर की अपनी अपनी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मैं प्रोसेसर नंबर 0 हूँ लेट से, या प्रोसेसर नंबर 1 हूँ लेट से, ठीक है। तो प्रोसेसर नंबर 1 जो है वो कब उसको इनवैलिड से वैलिड पे चला जाना चाहिए या शेयर्ड पे चला जाना चाहिए, कब उसको मॉडिफाइड पे चला जाना चाहिए, ठीक है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर की स्टेट डायग्राम है ये बता रही है। तो इसमें अगर कहीं पे हमने लिखा हुआ है एम मॉडिफाइड, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ये स्टोर्ड है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है शेयर्ड तो इसका मतलब है हमने सिर्फ वैलिड की बिट 1 की है, डर्टी वाली बिट 1 नहीं की। अगर इनवैलिड है तो इसका मतलब है दोनों बिट्स को 0 किया हुआ। इनफैक्ट अगर वैलिड 0 हो तो दूसरी बिट जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चला गया? कौन था? तुम्हारा दोस्त था, दूर से कर रहा था, उसको कैसे पता चला कि मैंने, मुझे भी पता चला। तेज तेज है यानी, तुम्हारे दोस्त तेज है, ठीक है। छुरियां हैं यानी है, छुरी तेज होती है, ठीक। ओके, सो नाउ कमिंग बैक, बच के रहना तेज दोस्तों। हाँ, तुम उनसे ज्यादा तेज हो। वो तेजियों के चक्कर में ना बंदा रह जाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में जो तेज होता है वो लॉन्ग टर्म में रह जाता है। ओके, सो अब आपको थोड़ा समझ आ गई बिट्स की। सो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रोसेसर 1 जो है अगर उसने रीड किया तो डिफॉल्ट में हम शेयर्ड स्टेट में गए। शेयर्ड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि हमने वैलिड बिट 1 कर दी उसकी कि यार ठीक है ये वैलिड है। फिर अगर दूसरा प्रोसेसर को जब तक हम रीड करते रहे तो हम शेयर्ड में ही रहे, लेकिन अब जो चेंज आएगी अगर या तो कोई और प्रोसेसर उसको उस पर लिखवाना या पढ़ना चाहेगा, ठीक है। अच्छा, अब कोई और प्रोसेसर उस पर लेट से उसको लिखवाना चाहता है, तो हमने कहा था कि यार अगर वो लिखवाना चाहता है तो ये वाली हमारी एंट्री जो है वो ये तो स्टेल हो जाएगी, तो इसलिए हम अपनी एंट्री को कहेंगे कि यार हम इनवैलिड कर देते हैं। तो हम जाके मेमोरी पर लिखवा देंगे इसको। अगर इसमें कोई चेंज हो, हम शेयर्ड में हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं बेसिकली। तो हमें सिर्फ अपने पास जो आपकी वैलिड की बिट थी उसको हम 0 कर देंगे। हम कहेंगे यार हमारी एंट्री इनवैलिड होगी, क्योंकि शेयर्ड है तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास कॉपी पड़ी है मेमोरी में भी वही पड़ी हुई थी। तो कोई और उस पर लिखवाना चाह रहा है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी एंट्री को मैं इनवैलिड कर दूँ, ठीक। ओके, सो अगर मैं खुद राइट करवाना चाहता हूँ, ये मैं इससे पहले आपको बता रहा था जब हम दूसरे बिट्स पे आ गए, कि अगर मैं खुद प्रोसेसर 1 ही उसको लिखवाना चाहता हूँ तो मैं उसको मॉडिफाइड स्टेट में ले जाऊंगा, ठीक है। सो मॉडिफाइड स्टेट का मतलब है कि डर्टी बिट मैंने अपने पास 1 कर दी, कि मैंने इसको अपडेट कर दिया होगा, ठीक है। सो अगर मैं राइट करने जा रहा हूँ तो मैं इसको मॉडिफाइड स्टेट में, जब तक मैं मॉडिफाइड स्टेट में हूँ चाहे मैं उस पर रीड करता रहूँ राइट करता रहूँ,
कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास ही उसकी एक्सेस है। जिसके पास मॉडिफाइड स्टेट है इसका मतलब है कि इस वक्त मेमोरी की एक्सेस उसके पास है, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इस पर रीड राइट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद दूसरा प्रोसेसर कहता है कि मैंने लिखवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनवैलिड पे आ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि आप तो दूसरे ने लिखवाना है और वो मॉडिफाइड स्टेट में चाहता है, तो एक्सेस उसके पास चली जाएगी। लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ आया था तो मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया था। इधर आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है कि P1 राइट बैक, क्यों? क्योंकि मैंने मॉडिफाई कर दिया हुआ चीज़ को। तो लेटेस्ट डाटा इस वक्त मेरे पास है, मेन मेमोरी में लेटेस्ट डाटा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी मैंने इनवैलिड पे जाना है, यानी मेरी एंट्री इफेक्ट हो रही है, तो मुझे उसको राइट बैक करना है, जो नॉर्मल राइट बैक कैश में हमने पढ़ा था। तो जब भी आपके पास मॉडिफाइड डाटा है तो हम उसको लिखवा दें। थोड़ी सी खिड़की नहीं खुलती, बड़ा हबस सा महसूस हो रहा है। हल्की हल्की खोल दो, हल्का सा कोई हवा तो है, ठीक है। एसी चल जाए तो और भी अच्छा था, लेकिन अगर और अंधेरा भी कुछ हो गया जैसे कोई, नहीं, ये अदर प्रोसेसर हमने जो कहा है वो एक क्या, वो बेशक 10 प्रोसेसर हो, सब में चल सकती है, ठीक है। तो यानी हाँ, मेथड ये चल रहा है। हमने अदर प्रोसेसर कहा ना, हमने ये नहीं कहा कि P2 ने लिखवाया, कोई भी प्रोसेसर, अदर प्रोसेसर, ठीक है। स्नूपी कैश उतना अच्छा स्केल नहीं करता, क्योंकि आपने सबको स्नूप राउंड करना है, ठीक है। तो अब अगर वो बढ़ते जाएंगे तो आपकी नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ती जाएंगी, और नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ जाएंगी तो आप उससे लिमिट हो जाएंगे कि अच्छा यार, दूसरे प्रोसेसर की कैश में कितना कोई स्नूप की पोर्ट्स इधर लेकर आऊँ। लेकिन उसका हम अभी सोल्यूशन देखेंगे, उसका भी एक सोल्यूशन है, ठीक। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। अच्छा, अब अगर आप मॉडिफाइड में थे और दूसरा प्रोसेसर उसको राइट नहीं करता बल्कि रीड करता है, ठीक है। तो इधर हमने देखा था कि अगर दूसरा प्रोसेसर उसको राइट कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर दूसरा प्रोसेसर रीड करता है तो इसका मतलब है कि मेरे पास लेटेस्ट डाटा है, दूसरे प्रोसेसर को मुझे किसी तरह दे देना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि रीड ही कर रहा है तो मुझे अपनी एंट्री को इनवैलिड करने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपने पास डाटा रख लूँ, वो भी डाटा रख ले, क्योंकि दोनों रीड ही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं इस वक्त तक तो राइट कर रहा था, लेकिन मैं इसको राइट बैक कर दूंगा तो मैं शेयर्ड स्टेट में आ जाऊंगा। शेयर्ड स्टेट में आ जाऊंगा, इसका मतलब है कि मेरे पास भी हो, बाकियों के पास भी हो, तो ये शेयर्ड है, ठीक है। तो हमने अगर कोई भी एंट्री वैलिड है हमारी कैश में बाय डिफॉल्ट और 30% नहीं है, तो हम उसे कह रहे हैं कि वो शेयर्ड है, वो बाकी कैशेस के पास भी हो सकती है। तो जब भी कोई दूसरा प्रोसेसर रीड करे तो हम मॉडिफाइड से शेयर्ड में आ जाएंगे, लेकिन राइट बैक साथ करेंगे। राइट बैक इसलिए करेंगे, जब भी मॉडिफाइड से हमने निकलना है हमने राइट बैक करना है, क्योंकि मॉडिफाइड में हमारे पास लेटेस्ट डाटा था, किसी और को एक्सेस करनी है तो हमने उसको राइट बैक करना है। वो तो हमने ये बता दिया ना, अगर कोई राइट करना चाहता है तो हम इनवैलिड पे आएंगे, चाहे हम मॉडिफाइड में थे हम इनवैलिड में आएंगे, चाहे हम शेयर्ड में थे, अगर किसी और ने राइट करना है तो इनवैलिड में, ठीक। ओके, यस को खोलने में वो आएगा, हवा वैसे इससे अच्छी आ रही, तो लेकिन वो जो बार बार चैं चैं कर रहा है उससे मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही। नहीं, वो वैसे ही रुक जाएगा, सिर्फ ये है कि वो फिर बाहर से ये जो पहले छोटा सा इसमें डब्बा लगा है वो टीवी का काम करता है, तो आप वो पूरा बड़ी स्क्रीन आ गई। हाँ, लेकिन वो खिड़की खुली है तो एक हवा, हाँ, रोशनी आ जाएगी। क्यों जी, लाइट ऑन से आपको मसला तो नहीं है कमरा? चलो थोड़ी सी ऑन कर लेते हैं, ठीक है, ओके, थोड़ा सा जाग आ जाएगी, ठीक है, ओके। सो और अगर आपकी वैसे हम स्टार्ट हुए थे रीड मिस से, अगर राइट मिस होगी तो हम बाय डिफॉल्ट ही मॉडिफाइड स्टेट में जाएंगे। ये जो आखिरी एरो आया ना, हम उसमें कहेंगे कि हमने राइट मिस हुई है तो हमारी कैश में था ही नहीं, तो हमने मेमोरी से लाइन ली और हम सीधा मॉडिफाइड स्टेट में। तो ये अब हमारे सारे कॉम्बिनेशन कवर हो गए, ठीक है। तो इसमें आपको एक एक कॉम्बिनेशन की समझ होनी चाहिए कि कब हमने राइट बैक करवाया, कब नहीं करवाया। जब भी हम मॉडिफाइड से निकले हैं तो हमने राइट बैक करवाया, मॉडिफाइड से इधर आए हैं तब भी राइट बैक करवाया, मॉडिफाइड से इधर आए हैं तब भी हमने राइट बैक करवाया, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट डाटा है। जब हम शेयर्ड से निकले हैं तो हमें राइट बैक की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनवैलिड से निकले हैं, शेयर्ड से निकले हैं, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज क्लियर हो गई, ओके। सो ये इससे भी टिपिकली एक
एग्जाम क्वेश्चन टाइप का बनता है, जो कि अगली स्लाइड में जिस तरह का आ रहा है ना कि अगर दो प्रोसेसर्स में मैं एक सीक्वेंस बनाऊं तो क्या होगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अब ये आपको बता रहा है, अभी हमने एक प्रोसेसर के हिसाब से देखा था, आप दो प्रोसेसर हैं और दोनों की ये वाली बिट्स हैं, और लेट्स से कि हम सेम कैश लाइन की बात कर रहे हैं, यानी जो सेम एड्रेस पे मैप होती है। ये दो बिट्स हर कैश लाइन में, हमने कैश बनाई थी ना, तो उसकी हम कह रहे थे 512 एंट्रीज हैं और हर एक में टैग पड़ा हुआ है और वैलिड बिट पड़ी है। तो ये हर एंट्री की अलग-अलग से ये दो बिट्स उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा रख दी हुई। ठीक है रमीज, ठीक। रमीज को जो है ना एक स्माइल इसकी जरा वो लेजेंडरी किस्म की है, ये जो मर्जी हो रहा हो ये स्माइल करता रहता है, मस्ती चढ़ी रहती है इसको। अभी हालात की तलखी नहीं देखी है मेरे भाई ने। हो गया, हाँ नहीं हाँ नहीं ये क्यों, जब प्रेजेंटेशन हो रही होती है उस वक्त स्माइल खत्म हो जाती है, उस वक्त भी होती है। नहीं हंसते रहा करो, ज्यादा से ज्यादा बंदा बुरा रिजल्ट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, बंदा स्माइल करता रहे। हाँ एटीट्यूड बहुत है। चले जी, कमिंग बैक। तो अब ये वाला जो है ना, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम काइंड ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल आल्सो गिवन असाइनमेंट। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट पे हम कुछ सीक्वेंस नजर आएगा। अभी हम इसको जोड़ते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर एक सीक्वेंस ऑफ रीड्स एंड राइट्स आए तो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो आप अगर इसको नंबरिंग दे दें, तो जो मैं लेट्स से कि फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप P1 P सारों को नंबरिंग दे दें कि यार वो 1 है, 2 है, 3 है, और इधर तो एरोस तो सारे ही बन जाएंगे, जो एरो जिस टाइम पे होना है आपने उसके साथ वो नंबर लिख देना है, यानी 1 गोल दायरा लगा दिया, 2 गोल दायरा लगा दिया, तो वो चीज़ हो जाएगी। क्योंकि ये एनिमेशन तो आप पेपर में नहीं बना सकते तो बजाय 10 दफ़ा बनाने के कि मैं पहले एक स्नैपशॉट बनाऊं फिर अगली स्नैपशॉट बनाऊं, आप एक ही दफ़ा बना दें और उसके ऊपर नंबरिंग डाल दें तो आपका काम हो जाएगा। सो अब लेट्स से कि P1 रीड करता है, ठीक है, पहला काम है। तो P1 रीड करता है, तो ऊपर वाला P1 है, नीचे वाला P2 है, तो यानी ऊपर वाला प्रोसेसर 1 है, नीचे वाला प्रोसेसर 2 है। तो अगर प्रोसेसर 1 रीड करता है तो उसकी कैश लाइन किस स्टेट में जानी चाहिए, शेड में जानी चाहिए। बाय डिफॉल्ट रीड का मतलब था शेड, ठीक है। तो हम इधर आ गए। अब P1 राइट करता है, अब क्या होना चाहिए, P1 को मॉडिफाइड में जानी चाहिए और P2 को कुछ भी नहीं करना चाहिए। P2 को डजंट केयर, उसके पास तो है ही नहीं है अभी कुछ, ठीक है। तो हम उधर से P1 जो है वो राइट मॉडिफाइड पे चला गया, ठीक है, ओके। अब P1 रीड करता रहे, राइट करता रहे, हम मॉडिफाइड स्टेट में ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास P2 ने रीड किया, P2 रीड करेगा तो आप क्या होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, उधर क्या होना चाहिए। एक मिनट बहुत सारे बोलेंगे मुझे नहीं समझ आएगी, चलो रमीज से ही पूछते हैं। P2 ने रीड किया तो P1 को क्या करना चाहिए, इनवैलिड करना चाहिए, और P2 को कितने लोग एग्री करते हैं, हाथ खड़ा करें। कितने लोग नहीं एग्री करते, हाथ खड़ा करें। आप नहीं एग्री करते, आप एग्री में हाथ खड़ा करें। सवाल पूछ लिया तो चेंज कर दिया ये न्यूट्रल तो ये तारिक रह दी, क्यों तारिक, आपको सवाल ने न्यूट्रल कर दिया। चले गलत था जवाब जो मेजॉरिटी ने कहा था। अगर P2 ने रीड किया है तो P1 को किधर जाना चाहिए, शेड में जाना चाहिए, क्योंकि शेड का क्या मतलब है, इनवैलिड आपको तब करना चाहिए जब दूसरा राइट कर रहा हो। दूसरा अभी राइट नहीं कर रहा, दूसरा रीड कर रहा है। जब तक आप रीड कर रहे हैं तो आप दोनों सुखी शेड स्टेट में रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हमें किधर जाना चाहिए, हमें शेड में जाना चाहिए। तो दो सवाल हमने पूछते हैं कि एक तो किस स्टेट में जाना है, किसमें, दोनों स्टेट्स में किस स्टेट में जाना है। तो ऊपर वाली किस पे चली गई, शेड में, नीचे वाली किस पे गई, शेड में। ऊपर वाली ने, दूसरा सवाल हमने पूछते हैं क्या हमने राइट बैक करना है या नहीं करना। सो जब आप शेड में जा रहे हैं तो राइट बैक करना है, क्यों, जब भी मॉडिफाइड से निकलेंगे तो हमने
राइट बैक करना है, क्योंकि हमने चेंज किया हुआ है, तो चेंज किया तो बाकी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमने दुनिया में क्या तब्दीली की, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमारे प्रोसेसर ने जो तब्दीली किया है वो बाकियों को ताकि विजिबल हो सके, ठीक है। तो ये शेड में आ गया, नीचे वाला, ऊपर वाला भी शेड में आया, लेकिन आपने साथ राइट बैक भी कर दिया, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका जब स्टेप 1 हुआ था तो आप रीड के साथ 1 डाल दें, ठीक है। जो ये जो दूसरा एरो है वो आपने, क्योंकि एक ही तस्वीर पे लगाया होगा, सीक्वेंस पे तो नहीं आएगा, तो आप उसके ऊपर 2 लगा दें, फिर 3 लगा दें, और वो 1 2 3 इधर से कोरिलेट कर रहे होंगे, इधर भी 1 2 3 उसी। जब हमने P1 ने राइट कराया था तो P2 में क्या, इसलिए क्योंकि P2 में वो कैश लाइन थी नहीं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट इनवैलिड में था। अभी P2 में तो रीड राइट कुछ किया ही नहीं था उसके ऊपर, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम आगे के जी P2 राइट करना चाहता है। दोनों शेड में हंसी खुशी जिंदा रह रहे थे कि P2 को ख्याल आया कि यार मैं स्टोर वर्ड करूँगा, ठीक। हाँ, अब क्या होगा, कौन इनवैलिड में आएगा, अब P1 को इनवैलिड पे चला जाना चाहिए और P2 को मॉडिफाइड में चला जाना चाहिए, क्योंकि आप P2 के पास जब भी आपने राइट करना है तो आपकी समझो कि एक्सेस एक तरह की आपकी एक्सेस हो जाती है जो किसी और के पास नहीं होती, तो बाकियों को इनवैलिड करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि आप P2 क्योंकि राइट करवा रहा है, तो हमने कहा कि भाई तुम तो इनवैलिड हो जाओ, ठीक है। और ये P2 खुद है, तो P2 खुद क्या कहेगा कि मैं मॉडिफाइड में चला जाता हूँ, ठीक। ओके, सो अब P2 रीड या राइट करता रहे तो उसी के पास एक्सेस है, क्योंकि उसने एक दफा मॉडिफाइड में चला गया, ठीक है। तो इसके बाद P1 रीड कर रहा है। अब हम P2 मॉडिफाइड स्टेट में बैठे हुए हैं और P1 इनवैलिड स्टेट में बैठा हुआ है। ऐसे में P1 ने लोड किया उसी लोकेशन को, तो क्या होगा, ये शेड में आएगा, लेकिन P2 को क्या करना होगा, P2 इनवैलिड होगा या शेड होगा, कितने लोगों का ख्याल है इनवैलिड होगा, कितने लोगों का ख्याल है शेड होगा, ठीक है। पहले भी यही सवाल था, असल में कोई चेंज नहीं थी इसमें, उस वक्त भी आपने इनवैलिड ही कहा था, अभी भी आपने इनवैलिड ही कहा, सीखा नहीं। ओके, जब क्या फर्क क्या है, रीड कर रहा है P1, अगर रीड कर रहा है तो कोई मसला नहीं, दोनों शेड में रह सकते हैं, रीड पे आपको इनवैलिड करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने राइट करना है तो तब हमने बाकियों को इनवैलिड करना, ठीक है। सो यार इससे शोर आना शुरू हो गया ना, अब मुझको दरवाजा बंद करना पड़ेगा, है बाहर के बारिश शुरू होगी। हवा तो बड़ी अच्छी है मगर डिस्टरबेंस आप लोगों की ज्यादा है। ओके, तो अब P1 ने रीड किया है और P2 मॉडिफाइड स्टेट में था, तो P2 किस में गया, शेड में चला गया। क्या P2 को राइट बैक करना है, क्योंकि आप मॉडिफाइड में है तो राइट बैक करना है, ठीक है। तो ये सवाल आपने हर दफा पूछते हैं, और वो भी शेड में आ गया। अब लेट्स से आप दोनों शेड में अच्छी तरह हंसी खुशी रह रहे थे, तो P1 ने कहा कि यार मैंने कुछ राइट करवाना है, तो क्या करेंगे, कौन इनवैलिड में जाएगा, P2 इनवैलिड में चला जाएगा और P1 राइट करवाना है, मॉडिफाइड में जाएगा, ठीक है। जब भी राइट करवाना है मॉडिफाइड में जाएगा, P2 इनवैलिडेट होगा और ये ओके, पहले कम डिस्टर्बेंस है। ओके, तो आई थिंक यू गेट द आइडिया कि ओवरऑल ये कैसे काम कर रही है। तो असल में ये हम स्टेट डायग्राम के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन असल में हो रहा है कि हर रीड या राइट के ऊपर ये 2 बिट्स जो कैश की थी ये सेट हो रही हैं, और हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उनको हमने कैसे सेट करना है, और हम साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुझे राइट बैक कराने की जरूरत है या नहीं है। तो शॉर्ट आंसर ये है कि जब भी हम मॉडिफाइड से निकल रहे हैं तो हमें राइट बैक कराने की जरूरत है, और जब भी आप कहते हैं जब तक आप रीड कर रहे हैं तो चीज़ें बाकी लोगों में शेयर हो सकती हैं, जब आपने राइट करवाना है तो जो राइट करवा रहा है एक्सेस उसी के पास होगी, बाकी सबको इनवैलिडेट कर, ठीक है। तो दिस इज द काइंड ऑफ क्रक्स ऑफ इट, ठीक है। ओके, तो आगे मैं इसको नहीं चलाता क्योंकि आगे काइंड ऑफ सिमिलर ही चीज़ थी कि अब अगर मॉडिफाइड में थे राइट में हुई तो क्या करेंगे,
ठीक है, तो लेट्स जस्ट ठीक है। तो ये उसी चीज को कह रहा है कि अगर लाइन मॉडिफाइड स्टेट में है तो कोई और उसको एक्सेस नहीं कर रहा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मॉडिफाइड का मतलब है कि जिसके पास एक्सेस है उसी के पास एक्सेस है। और कहते हैं उस केस में आपके पास बाकियों के पास मल्टीपल कॉपीज नहीं होनी चाहिए, जिसके पास मॉडिफाइड कॉपी है बस एक बंदे के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज आप ये इंश्योर कर लेंगे मॉडिफाइड कॉपी एक बंदे के पास है तो चीज़ें ठीक ठीक चलती रहेंगी। ठीक है, अच्छा इसका एक छोटी सी स्लाइड एनहांसमेंट जो है ना वो MSI से मेसी प्रोटोकॉल एक बन गया। ठीक है, जिसमें हमने एक एक्स्ट्रा बना दिया। ठीक है, वो एक्सक्लूसिव बट अनमॉडिफाइड। ठीक है, सो अब अभी हमने तो स्टेट डायग्राम्स में देखा ना, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज इसमें क्या मसला पैदा होता है कि बाय डिफॉल्ट हमने रखा हुआ है कि हम शेयर्ड स्टेट में जाएंगे। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि किसी और के पास उसकी कॉपी हो ही ना। ठीक है, तो जब हमने लिखवाना होता है तो हम उस पर चले जाते हैं, मॉडिफाइड स्टेट में चले जाते हैं। मॉडिफाइड स्टेट में हर एक जो है वो उसको चेक करेगा कि अच्छा यार इस पर लिखवाना है नहीं, तो हम मेसी प्रोटोकॉल में एक हम एक्सक्लूसिव बट अनमॉडिफाइड स्टेट बना लेते हैं कि यार अगर सिर्फ मेरे पास ही है ना तो फिर सारा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मेरे पास ही ये एक एक्स्ट्रा स्टेट हमने बना लिया। बिट्स हमारे पास पहली 4 थी तो सॉरी 2 थी तो उसके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते थे। तो हमने कहा कि यार अब वो जो चौथा कॉम्बिनेशन है वो भी यूज कर लेते हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये एक्सक्लूसिवली मेरे पास है। जी वो अब बदल जाएगा ना, ये तो मैंने बिट का सीक्वेंस जो मैंने बताया था ना 0 0 1 0 1 1, ये एक ऑप्शन थी। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते थे। आपके पास 2 बिट्स थी, उसके 4 कॉम्बिनेशन बनते थे, तो जिसको जो मर्जी असाइन कर ले। ठीक है, मैंने भी ये वाली असाइनमेंट इसलिए रखी थी क्योंकि इसमें हर बिट से आपको पता भी चल जाता था कि वैलिड है या नहीं है। लेकिन अब अगर आप ये वाला काम करेंगे तो अब आपको बिट सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो जो आखिरी कॉम्बिनेशन है वो आप एक्सक्लूसिव को देंगे, उसमें वैलिड 0 होगा, तो इसका मतलब वैलिड कोई भी बिट 1 हुई तो उसको आप वैलिड आप कंसिडर करना शुरू कर दें। ओके, सो इस केस में क्या होगा? ठीक है, रीड मिस हुई, आप शेयर्ड में आ गए। ठीक है, जब तक रीड करते रहे तो आप उसी में रहे, तो यहां तक तो वही है। P1 ने राइट करवाया तो आप मॉडिफाइड में चले गए, और तब तक रीड और राइट करते रहे तब भी उसी में रहे, यहाँ तक यानी हमने कोई चेंज नहीं देखी। ठीक है, अच्छा अब अगर आपकी रीड मिस हुई है लेकिन वो शेयर्ड नहीं था, ठीक है, यानी कि आपको ही सिर्फ उसकी एक्सेस चाहिए थी, तो आप उसको एक्सक्लूसिव बट नॉट मॉडिफाइड में चले जाएंगे, और जब तक आप उसको रीड करते रहेंगे आप उसी के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको वो कैश कोहेरेंस वाला पूरी चीजें चेक करने की फिर, क्योंकि अब आपको पता है कि किसी और के पास कॉपी नहीं है। ठीक है जी, समझ नहीं आई? मैंने कहा कि हमने बस एक एक्स्ट्रा ये निकाल जो कॉम्बिनेशन है ना उसको इस तरह से यूज किया है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करें कि जो आपके पास कॉपी है वो बाकियों में शेयर्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं शेयर्ड तो हम उसको एक्सक्लूसिव कहेंगे, अगर वो बाकियों के साथ शेयर होगी तो हम उसको शेयर्ड स्टेट में ले जाएंगे। ठीक है, तो उससे आप कुछ ओवरहेड्स बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सक्लूसिव स्टेट में है तो आपको पता है कि इस वक्त किसी और के पास उसकी कॉपी एग्जिस्ट नहीं करती, और इसकी बेस पे फिर आप कह लो कि कुछ ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं कि यार क्योंकि दूसरों के पास कॉपी नहीं है तो मुझे अब दूसरों को चेक करने की जरूरत नहीं। ओके, सो आप यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने रीड करना है लेकिन दूसरों के पास नहीं है तो आप उस स्टेट में गए, अदरवाइज अगर आप किसी और ने उसको एक्सेस करने की कोशिश की तो फिर आप शेयर्ड में वापस चले जाएंगे। किसी और ने अगर राइट किया तो ऑब्वियसली, अगर आपने खुद राइट किया तो उसी तरह मॉडिफाइड में गए, अगर राइट मिस हुआ मॉडिफाइड में गए, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये वही उसी तरह चल रहा है। ठीक है, लेकिन कोई आप एक्सक्लूसिव में थे, किसी और प्रोसेसर ने रीड करने की कोशिश की तो आप शेयर्ड में आ गए। तो सिर्फ इतना सा फर्क है कि डिफॉल्ट आप करेंगे ऑन एक्सक्लूसिव जब तक कोई और उसको एक्सेस करने की कोशिश ना करे। ठीक, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, प्रोसेस अभी ये जो हम देख रहे थे इसमें हमने अज्यूम किया हुआ था कि एक ही कैश है, लेकिन असल में हमने देखा हुआ है कि प्रोसेसर के अंदर
मल्टी लेवल ऑफ कैश होते हैं, L1 L2 होती हैं। और अगर तो कहते हैं L1 और L1, इसकी हमने एक इंक्लूजन पॉलिसी पढ़ी थी कि L1 इज अ कॉपी ऑफ L2, ठीक है। तो अगर वो कॉपी है तो इसका मतलब है कि अब आपको ये जो सॉरी, अगर आपको L2 में को इनवैलिडेट करना है तो इसका मतलब है कि आप L1 को भी इनवैलिडेट कर देंगे, क्योंकि L1 की जो कॉपी है वो बेसिकली L1 इज अ सबसेट ऑफ L2। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका इनवैलिडेट की रिक्वेस्ट आई थी वो आप बाय डिफॉल्ट चल रही होगी प्रोसेसर्स के। टिपिकली होता ये है कि L1 और L2 जो होती है ना, वो हर प्रोसेसर की अपनी अपनी होती हैं, और L3 अगर हो तो वो कई दफ़ा शेयर्ड होती है, ठीक है। तो L1 और L2 अगर आपकी अपनी अपनी है तो हर L2 ने दूसरी L2 पे स्नूप करना है, और फिर जो हमने पीछे प्रोटोकॉल पूरा इम्प्लीमेंट करना था वो करना है। और लेकिन जब इसको पता चलेगा कि यार मुझे कोई एंट्री को इनवैलिडेट करना है, तो अगर वो L1 में भी एग्जिस्ट करती है तो यानी दोनों कॉपियों को इनवैलिडेट करेंगे, L1 वाली कॉपी को भी और L2 वाली कॉपी को भी, ठीक है। सो बेसिकली कब इंटरवीन करेंगे, जो मिसाल के तौर पर CPU 1 के पास इस पर 200 लिखा हुआ था, तो दिस इज द लेटेस्ट डाटा। CPU 2 के पास जो जो मेन मेमोरी है उसमें पुराना स्टेल डाटा पड़ा हुआ था। तो अब जैसे ही CPU 2 एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर अब आपको इंटरवीन करने की जरूरत है कि कैश 1 का जो डाटा है वो उसको दे दे। तो एक तरीका ये है कि वो उसको इनवैलिडेट करे, अपनी एंट्री को राइट बैक करे, और इसके बाद ये डाटा इसको मिले। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप कहते हैं कैश 1 डायरेक्टली उसको किसी तरह सप्लाई कर दें, ठीक है। तो उसमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगेगा, लेकिन वो थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन अगर अदरवाइज आपको ये मेमोरी कंट्रोलर के थ्रू ये काम करना पड़ेगा कि मेमोरी कंट्रोलर को आप दे देंगे डाटा, मेमोरी कंट्रोलर उसको पास कर देगा, ठीक। इन चीज़ों को जब आप रियल में इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना, तो कई दफ़ा आप किसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें अक्सर आजकल यूज़ हो रही होती है जो आर्म वाले हैं ना, एक तो ये आर्म की चिप बनाते हैं जो आपके फ़ोन्स में एक्स्ट्रा लगी हुई है। चिप भी नहीं, IP सेल करते हैं अपनी अक्सर, यानी कि इन्होंने चिप की IP बना के रखी हुई है जो कि फैब्रिकेट दूसरी कंपनियां खुद करवा लेती हैं। जिस तरह एप्पल वाले खुद उसको फैब्रिकेट कर लेंगे, या कुछ, या एंड्रॉयड का कोई बना रहा है फ़ोन तो वो कर देगा। लेकिन इसके अलावा इन्होंने इस किस्म के स्टैंडर्ड भी रखे हुए हैं जो कि बसेस के स्टैंडर्ड हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़ी कॉमन बस है, उसको हम कहते हैं एम्बा XC बस, ठीक है। तो एम्बा जो है वो बेसिकली आप समझो कि आर्म वाला ग्रुप ही है, ठीक है। तो उनका एक स्टैंडर्ड है XC बस, जो कि कहते हैं कि बस के ऊपर ट्रांजैक्शंस का है। इसी तरह जो कैश कोहेरेंस के हिसाब से है, उनकी एक और कोहेरेंट हब इंटरफेस CHI इंटरफेस है। तो आप अगर CHI के ऊपर पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके अंदर ये पूरी डिटेल से उन्होंने यही वाले कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पूरा बस का एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। तो कई जो रियल प्रोसेसर्स हैं वो फिर क्या कहते हैं कि हम CHI कंप्लाइंट हैं, ठीक है। तो चाहे प्रोटोकॉल कोहेरेंट हब इंटरफेस से कंप्लाइंट है, तो वो क्या कर रहे होंगे, वो यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें ज़रा सा उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस केस में क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप उसको एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो उसका ये फ़ायदा है कि आपका हार्डवेयर किसी और हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि उसने भी एग्जैक्टली वही फॉलो किया हुआ है। तो पोर्ट्स मैच करेंगी, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़ कहलाती है फॉल्स शेयरिंग, ठीक है। फॉल्स शेयरिंग ये होती है कि ये जो हम 2 बिट्स रखी थी, ये हमने कैश लाइन के लेवल पे रखी थी, ठीक है। अब मसला ये है कि कैश लाइन तो काफ़ी मतलब 64 बाइट की या 32 बाइट की कोई बड़ा साइज़ की चीज़ है ना। तो अब उसके अंदर जो असल में हम डाटा को एक्सेस कर रहे थे, हो सकता है कि प्रोसेसर 1 जो है उसकी किसी और बाइट को एक्सेस कर रहा हो, और प्रोसेसर 2 उसकी किसी और बाइट को एक्सेस कर रहा हो, या किसी और वर्ड को एक्सेस कर रहा हो। तो अब हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ये इसको डिफ्रेंशिएट करने का, या अगर हम वो मैकेनिज्म डालेंगे तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर डालना पड़ेगा। तो अभी जो हमारे पास चल रहा है वो ये है कि अगर आप डिफरेंट
लोकेशंस पे भी राइट करवा रहे हैं ऑन द सेम कैश लाइन, तो हम बिला वजह हो सकता है इनवैलिडेट कर दें, ठीक है। सो यानी कि अगर प्रोसेसर 1 जो है वो डाटा 0 पर लिखवा रहा था, प्रोसेसर 2 डाटा 1 पर लिखवा रहा था, तो अब ये दोनों पैरेलल में अगर अलग-अलग कॉपियाँ रहती भी सही तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था असूली तौर पे। लेकिन क्योंकि हमने ये किया हुआ है कि हम पूरी कैश लाइन के ऊपर चल रहे हैं, तो हमारे केस में ये फॉल्स शेयरिंग होगी और हम उसको सेफ रहने के लिए इनवैलिडेट कर देंगे। काम ठीक चलता रहेगा लेकिन स्लो चलेगा बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स शेयरिंग, ठीक। सो जब आप सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर पढ़ते हैं तो हमने 3 C's ऑफ कैश मिसेस पढ़े थे, ठीक है। हमने कहा था कि कैपेसिटी मिस होता है, कन्फ्लिक्ट मिस होता है, और तीसरा पता नहीं कौन सा था, ठीक, कंपल्सरी मिस था, ठीक है, कि जो शुरू में डेड स्टार्ट मिस, जैसे हम कहते हैं कि एक शुरू में होगा, एक कन्फ्लिक्ट की वजह से आएगा, एक आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो एक चौथा किस्म का मिस आता है, उसे हम कहते हैं कोहेरेंस मिस, कि जो कैश कोहेरेंस की वजह से आपकी कैश मिस होगी, कि असल में फॉल्स शेयरिंग हो रही है या दूसरे प्रोसेसर को वो डाटा चाहिए था, तो आपको आपकी कैश मिस उसकी वजह से हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 4th C ऑफ कैश मिसेस, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर 2 चीज़ें हो गई, एक ट्रू शेयरिंग मिस हो गया, एक फॉल्स शेयरिंग मिस हो गया। ट्रू शेयरिंग मिस हो गया कि बिकॉज कोहेरेंस चाहिए थी तो आपको वो करना ही करना था। फॉल्स शेयरिंग मिस हो गया कि आपने कैश लाइन बड़ी रखी हुई थी और कैश लाइन के अंदर जो वर्ड था वो असल में उसको नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप ऑपरेट कैश लाइन के लेवल पे कर रहे थे, इस वजह से आपने उसको कर दिया। सो लेट्स से कि हमारे पास P1 और P2 दो प्रोसेसर हैं और X1 और X2 हमारे 2 वेरिएबल्स हैं जो सेम कैश लाइन में हैं। तो अगर P1 ने कैश X1 पे राइट किया तो अब इसका मतलब है कि ये आपकी ट्रू मिस है, ताकि आप X1 दूसरे प्रोसेसर में से ख़त्म कर सको, ठीक है, क्योंकि दोनों ने पहले से रीड किया हुआ है X1 और X2 को, तो इसका मतलब है दोनों के पास X1 की भी कॉपी है, X2 की भी कॉपी, ठीक है। अब अगर P2 रीड करता है X2 को, तो अब बेसिकली आपकी एक फॉल्स मिस होगी, बिकॉज X1 जो था वो P2 के लिए इररेलेवेंट था, उसने तो असल में X2 को किया था, ठीक है। इसी तरह आप अगर X1 को राइट P1 करेगा तो P2 के लिए, क्योंकि वो अगेन एक फॉल्स मिस आपकी होगी। अगर आप X2 को राइट करते हैं तो X2 जो है अब ये ट्रू मिस होगी, बिकॉज कैश लाइन दूसरे के पास थी और आपने उसको फैच करना था, लेकिन X2 को आप असल में यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए ये ट्रू है। तो जिसको आप असल में यूज़ कर रहे हो वो आपका ट्रू मिस बनाएगा, जो आपका कह लो कि इस वजह से हो कि जो कैश लाइन बड़ी होने की वजह से, वो फिर आपका फॉल्स मिस होगा, ठीक। तो ये स्लाइड जो है ये आपको बेसिकली रियल वर्कलोड्स के ऊपर जो डिफरेंट मिसेस होते हैं उनकी वो रेशो बता रही है, ठीक है, ऑन डिफरेंट कह लो कि कैश साइज के ऊपर, ठीक है, कि कैश साइज का रिलेशन क्या बनता है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ मिसेस। सो अगर आप कैश साइज बढ़ाते जाएं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैश मिस जो है वो कम होते जाए, ठीक है। और कह लो कि इनमें जो डिफरेंट कलर हैं, यानी कि आपका इंस्ट्रक्शन मिस, कैपेसिटी मिस, ये आपके जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें फॉल्स शेयरिंग और ट्रू शेयरिंग के मिसेस पे, स्पेशली जो फॉल्स शेयरिंग है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप बड़े भी होते जा रहे हैं तो ये वाली लाइन है, दिस ऑलमोस्ट रिमेन सेम। जो आपका ट्रू शेयरिंग मिस है वो भी आपका ऑलमोस्ट सेम रह रहा है। जो कोहेरेंस मिस हो रही हैं वो तकरीबन वो कैश साइज पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो असल में वो बस कहते हैं अगर मल्टी कोर सिस्टम है तो वो आपको वो वाली फकी पड़ेगी, क्योंकि आपने दोनों को एक्सेस करना। अच्छा, ये कैश साइज से था, ये प्रोसेसर काउंट के हिसाब से है कि प्रोसेसर अगर बढ़ते जाएं तो क्या होगा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे प्रोसेसर बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे जो ट्रू शेयरिंग मिस जो है ना वो बढ़ते जाए। फॉल्स शेयरिंग मिस भी बढ़े हैं लेकिन उनकी प्रोपोर्शन क्योंकि कम थी तो वो उसके हिसाब से स्केल कर रहे हैं, लेकिन ट्रू शेयरिंग
तो आपके प्रोसेसर ज़्यादा होते जाएंगे तो कैपेसिटी तो जो आपके कोहेरेंस मिसेस हैं वो भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ओके, सो कल आप लोगों का कोड ड्यू है ना, जो हाँ जी जंग हो रही है तो आज ड्यू करते हैं क्योंकि जंग में ज़्यादा काम की ज़रूरत है। भाई ये इस तरह वाले जंग करते रहे फिर तो जंग नहीं जीत सकते हैं, तो जंग हारेंगे। वो आपने वो नहीं ट्यूसडे को तो हमारी फाइनल है ना, ट्यूसडे को हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो दिस वीकेंड इज ट्यूसडे को है, ट्यूसडे को वही डेमो हो, डेमो ठीक है। आपने आके कोड दिखाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, चला के दिखाना है, ठीक है। इस तीनों काम करना है। एक्सप्लेन से ही तो पता चलता है, क्वेश्चन ही तो पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ही तो पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर आप अपने कोड को एक्सप्लेन ना कर सके तो उसका यही मतलब है कि वो आपका कोड नहीं है। लड़कियों के भी हो सकता है कोई हो अहम सवाल, आपको किसने कहे, आपको सबने आके सवाल बताए यार। लड़कों तुम लोगों की अपनी जुबान नहीं है, बोलने क्या, किस किस लड़के के हैं? नहीं आपको किसी ने कहा होगा तो है ना, आप खुद ही से तो नहीं कह रहे ना, आप दरमियान में बफर हो। तो आप कोई एक का नाम दे जिस लड़के का सवाल है ताकि मैं उससे डायरेक्ट पूछ लूं, या वो है कि दूसरे के कंधे में रख के बंदूक, हाँ वो ये तो नहीं है कि सवाल आपका है मगर आप चाहते हैं किसी और के कंधे में रख के बंदूक चला दे। चले करें सवाल। तो क्या हो जाएंगे? बारिश हुई तो चीजें करा कर ये ना हो आपके साथ कि वो जब सवाल हो तो वो बारिश की तरह हो और सारा रंग उतर जाए, ठीक है। वो जिस तरह वो मुझे सबसे पहले जिसने तस्वीर भेजी थी, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेता, मैंने जब उसको मैंने कहा कि यार ये इसमें ये ट्रायंगल से क्या शेप है, उसने कहा कि यार मुझे तो नहीं पता। तो मुझे उसी वक्त वो कहते हैं सवाल से आपको अंदाजा हो जाता है ना कि यार ये फिर खुद नहीं जानता। मैंने भी सर्च कर दिया रेस्ट 5 सिंगल साइकिल प्रोसेसर, तो जो पहला लिंक आया उस भाई ने ये भी नहीं कि कोई तीसरे चौथे लिंक से, पहले लिंक पे जो था उसने एग्जैक्ट वो तस्वीर का एग्जैक्ट छापा मार के मुझे ऐसा वो सबमिट करा, ठीक है। सो खैर ऑब्वियसली रेस्ट 5 का डिज़ाइन है तो इट कुड बी सिमिलर डिज़ाइन, और आप उसको अगर आप उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं तो देन स्टिल आपने यानी कि रिसर्च करते हुए 2-3 चीज़ें देखी और उसके बाद आपने अपने आइडियाज़ बनाए, दैट्स ओके। मगर ये कि वो बिल्कुल ही 100% छापा हमारे वो ना करें। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं एक तो हमारा ये लेक्चर है, इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि जब आप ये सबमिट कर देंगे, नहीं डिज़ाइन तो आपने सबमिट कर दिया हुआ है, तो मैं भी आप लोगों के साथ साथ असल में प्रोसेसर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिले से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की सबमिशन होती जाए, ठीक है। अदरवाइज तो आप एग्जैक्टली वही सबमिट करते रहेंगे जो मैं आपको सवाल दूँ। तो अब आप क्योंकि डिज़ाइन सबमिट कर चुके हैं तो आई प्रॉब्ली मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन डिज़ाइन, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि वो मैं रिलीज़ कर दूँ। उस पर सनान ने काफ़ी मेहनत की है, बेचारा 1-2 दिन से लगा हुआ है, और मैं भी वीकेंड पे पहले लगा हुआ था फिर मैं, ठीक है। वो ट्रेलर नहीं, वो इकट्ठा ही वीडियो, हाँ हाँ पिक्चर अभी बाकी है। तो जो कोड है वो बाद में रिलीज हो जाएगा जब आपके सिंगल साइकिल का कोड हो जाए। मे भी अगर टाइम मिला तो वीकेंड पे ही हो सकता है कि मैं उसको कोड कर दूं, लेकिन कह लें कि उसका वो नहीं है, वादा नहीं है, मगर वो है कोशिश होगी। लेकिन वो सिंगल साइकिल वाला होगा, वो पाइपलाइन वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने कल मुझे सिंगल साइकिल वाले दिखा देने हैं तो मैं फिर उसके बाद आपको दे दूंगा, तो वो आपका एक रेफरेंस बन सकता है। पाइपलाइन के लिए फिर मैं आपके कोर्स के बाद शायद करूँ, ठीक है, ताकि जब आपका पाइपलाइन जमा हो चुका हो तो वो
समर में आई डोंट नो, जो पढ़ाएगा वो क्या करेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ा, वो चेंज हो जाएगा कोई बात है। हाँ नहीं, ये हो सकता है कि आप ड्रॉप कर दें और किसी इजियर उससे पढ़ के कर लें, तो बट वही है, नो पेन नो गेन, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो दैट। हाँ, अब ड्रॉप नहीं हो रहा, मजबूरी है। चलो आप फंस ही गए हो तो थोड़ी सी मेहनत ही कर लो। असल में हम मेहनत नहीं कर रहे, इसलिए समझ नहीं आ रही। देखो जो जब देखो अगर आप मेहनत करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने कोई भी एक टॉपिक का नहीं समझ आया, लेट्स से सुपर स्केलर नहीं समझ आया, तो आप कैसे मेहनत करेंगे? आप वो पूरा सुपर स्केलर का देखेंगे, आपके पास साथ रजिस्टर रखें, उस पर जो चीज़ नहीं समझ आती सवाल लिखते जाए, मेरे पास आ जाए, मैंने कौन दरवाजे बंद तो नहीं किए हुए, ठीक है, मैं तो बैठा हुआ हूँ, सनान भी बैठा है, ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ आ रही आप उधर आके समझ ले, ऑफिस में हम उधर समझा देंगे, ठीक है। तो अब अगर कोई बंदा ना आया हो और वो ये कहे कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, तो तब मैं ट्रस्ट नहीं करता। ये वाली ऑप्शन ओपन है, अभी भी ओपन है, अभी भी 1.5-2 हफ्ते पड़े हैं ना पेपर में। मैंने आपको बताया था कि पूरा 12 घंटे में पूरा कोर्स भी कवर हुआ हुआ है। वो थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा फर्क है किसी किसी जगह पे, यानी रिस्क 5 का उसमें पुराना इंस्ट्रक्शन सेट यूज हो रहा है, तो वो वाला सेक्शन आप स्किप कर दें, लेकिन कैशेस का और वेक्टर्स का, VLAW का, वो तकरीबन वो सेम चीज़ है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ें, और जहाँ जहाँ से नहीं समझ आती आप अपने साथ एक कॉपी पेन रखें, आप सवाल, आपके 5-10 सवाल तैयार हो जाए, आप उठ के आ जाए, ठीक है, कि यार मुझे ये नहीं समझ आ रही। अगर आपको शुरू में नहीं समझ आती कि यार, और आगे वाली चीज़ उसी पर डिपेंड कर रही है, तो आप तभी उसी वक्त ही उठ के आ जाएंगे, यार मैंने तो आपको देखा, मुझे तो ये वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा। अगर आप, 2 फर्क होते हैं, एक बंदा होता है कि वो कहता है कि यार मैं तैयारी कुछ ना करूँ, आखिरी टाइम पर मुझे सब का सब कुछ समझा दे, ठीक है, एक ये वाले मोड वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये टाइम तो नहीं है कि हम आपको पूरा कोर्स समझाएंगे, लेकिन जो बंदा सीरियसली पढ़ेगा वो क्या करेगा, वो पढ़ना शुरू करेगा, उसको कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, वो साथ उससे क्वेश्चन बनाएगा, वो क्वेश्चन उठा के ले आएगा, तो आपके वो जो 2-3 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कि वो 5 मिनट में, 10 मिनट में क्लियर हो जाए, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट में क्लियर हो जाए, तो वो हम लगा लेंगे टाइम, उसका कोई मसला नहीं है, वो हम अवेलेबल हैं। मैं भी रात को कोई 7-8 बजे तक बैठा होता हूँ, सनान भी तकरीबन 6-7 बजे तक तो बैठा ही होता है, ठीक है। तो आप आ जाएंगे, तो मैंने उसको अभी तक ये नहीं कहा कि वो आप लोगों को प्रायोरिटाइज ना करें, ठीक है, इस वक्त उसको मैंने आप लोगों को प्रायोरिटाइज करने का ज़्यादा कहा हुआ है, ठीक है, तो वो उसका काफ़ी सारा टाइम इस पर लग रहा है, लेकिन ये है कि अगर आप लोग नहीं अपनी तरफ से एफर्ट मारेंगे तो ना मारें, ठीक है, अगर मारेंगे तो आपका जो सवाल था, ठीक है, अगर एफर्ट मारेंगे तो बन जाएंगे चीते। देर वो किसी ने कुंग फू पांडा देखी हुई है, जो पहला वाली थी, ठीक है, उसमें एक ड्रैगन स्क्रॉल था ऊपर, ठीक है, वो जब आखिर में खोलता है तो खाली होता है, ठीक है, तो उसको क्या समझ आती है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट की समझ आती है। उसके थोड़ी देर बाद जब उसका अब्बा जो असल अब्बा नहीं था, वो उसको कहता है कि यार जो उसका नूडल सूप है उसकी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। ये बात वैसे तो मतलब एक एनिमेशन मूवी में गुजर गई, मगर ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। जो आपका चीता बनना है या कुछ बनना है, इसका कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आपने वो 10 चीज़ें समझ ली ना, तो आप वो चीज़ें बन जाएंगे, और आपने उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो बन जाएंगे। अगर आप सुस्ती में बैठे रहे और आप इसमें रहे कि यार किसी तरह मैं फिर भी पास हो जाऊंगा कुछ किए बगैर, तो हो सकता है आप पास हो जाए मगर चीते नहीं बनेंगे, ठीक है। ये भी आप पर डिपेंड करता है ना। देखिए आपने पास होना है पूरे नंबर्स पे, ठीक है, फाइनल भूल गया वो, उसकी कोर्स स्पेसिफिकेशन फॉर्म में लिखा होगा, आप उससे देख लें, ड्रॉप ऑफ से पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन 40 या 50 का तो होगा कम से कम ना। 10 नंबर का प्रोजेक्ट होगा, आप प्रोजेक्ट पे अच्छी मेहनत करें, फाइनल पे अच्छी मेहनत करें, तो 50% नंबर तो आपके हैं ही है ना। तो बाकी जो भी थे वो जितने भी हो गए, उसके साथ ये मिलकर आप अच्छे नंबर्स ले सकते हैं, बल्कि अच्छा ग्रेड भी ले सकते हैं। अगर तूने ना फाइनल में 48 ले लिए
ठीक है, मैं पास कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, जा ऐशी कर, ठीक है। वो फाइनल में 48 लेके दिखा दे, उसके बाद मैं पास, मैंने देखना है कैसे पास करना है। मैं पूरी क्लास को स्केल कर दूंगा, सबके नंबर स्केल कर दूंगा, अगर एक उस बंदे को पास करना हुआ ना, मैं कहूँगा ठीक है कोई बात नहीं भाई। हाँ आपस में नहीं, हाँ मुझे नहीं समझ आई आप क्या कहना चाह रहे हैं। जो हमारा 30 और 20 आप 10 मार्क्स दिए हैं, एवरेज उसमें ऐड कर प्रोजेक्ट 60 टोटल हो गए, फिर आप उसकी परसेंटेज निकालिए। चलिए एक्सक्यूज असाइनमेंट के जो आप मुझे क्लास के बाद समझाने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आई एम लॉस्ट कि तुम क्या कैलकुलेशन, मैं आई एम लॉस्ट जस्ट लाइक जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप जिस तरह लॉस्ट हो जाते हैं ना, उस तरह जब वो मुझे बता रहा था। ठीक, ओके, सो कमिंग बैक, टाइम बहुत है यार अभी। ओके, सो नहीं ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझे। अभी हमने दो नहीं ये स्नूपी वाली हमने खत्म करनी है आज। अच्छा, जो तो स्नूपिंग के ना जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि आप इसको स्केल अच्छा नहीं कर सकते। स्केल अच्छा करने का मतलब क्या है कि अगर लेट से 2-4 प्रोसेसर तक जो चीज़ चल रही हो, आप अगर उसको 50 प्रोसेसर पे लेके जाना चाहें तो तब वो कैसा परफॉर्म करेगी। तो स्नूपिंग में मसला ये है कि आप 50 के 50 जो हैं उन सब से स्नूप वाली बसेस अगर लाएं तो वो बहुत सारे राउट्स हो जाएंगे, तो उनको कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो बेसिकली आप ये तो नहीं प्रैक्टिकली कर सकते कि आप सबके साथ स्नूप पास लाएं। ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो मेन आइडिया क्योंकि ये था कि अगर एक प्रोसेसर का मिस होगा तो तमाम को हमने स्नूप करना है। ठीक है, तो इस वजह से आपकी एक तो कम्युनिकेशन बैंडविड्थ जो होगी कि हर एक से कम्युनिकेट करना कि तुम्हारे पास से नहीं पड़ा, तुम्हारे पास से नहीं पड़ा, ये एक मसला है। ठीक है, और टैग्स को आपने देखना है कि उसके हर एक के टैग में वो 2 बिट्स कैसी हैं, तो ये इसके अलावा होगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ को आप बात कर सकते हो कि आप इंटरलीव्ड बैंक बना लेते हैं कि जिसमें आप क्या करते हैं कि जो जिन जगहों पे आपने चेक करना है ना, उनको आप एड्रेस की बिट्स के किसी कॉम्बिनेशन के जरिए बैंक्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका हर एक को चेक करने के बजाय ये आपको हो जाता है कि यार मैंने फलां वाले बैंक में चेक करना है या फलां वाले बैंक में चेक करना है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू ऑल द टैग्स, आपको टैग्स को उनके एड्रेस के हिसाब से आपने डिफरेंट बैंक्स में तोड़ दिया, और आपने जब भी एड्रेस आया तो आपको पता है कि यार ये वाला तो फलां बैंक में लाया करेगा, बिकॉज एड्रेस की बिट्स के हिसाब से आपने तोड़ा हुआ। तो उस तरह आपकी ये वाली बैंडविड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी कि आपको हर जगह पर जाकर चेक करना है। ठीक है, तो एक तो ये करना चाहता है। लेकिन जो बसेज हैं वो इनहेरेंटली बहुत अच्छा स्केल नहीं होती जब आपके बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कनेक्शन हो। यानी जो शुरू में हमने बस पढ़ा था जिसमें मल्टीपल मास्टर थे, मल्टीपल स्लेव थे, अगर वो स्लेव 50 हो जाए या मास्टर 50 हो जाए तो तब वो बस की परफॉर्मेंस जो है ना वो सारी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो एक वक्त में एक एक्सेस कर रहा है। उसके लिए अमूमन आप नेटवर्क बना लेते हैं एक पूरा जिसमें आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी दे देते हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है, इस किस्म का कोई कनेक्शन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो जो स्केलेबल अप्रोच है ना, वो उस पर डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई हुई हैं, लेकिन उसमें से एक अप्रोच जो हम देखेंगे वो कहलाती है डायरेक्टरी प्रोटोकॉल। ठीक है, सो डायरेक्टरी प्रोटोकॉल में जो है आपकी हर जो मेमोरी लाइन है उसके साथ एक डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपने बिट रखी होगी पर प्रोसेसर कि ये कैश, ये मेमोरी है, मेमोरी की ये लोकेशन किस किस प्रोसेसर के अंदर मौजूद है। तो अब आपके पास वो वाली बिट्स में लिखा हुआ कि ये फलां 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 के पास मौजूद है, तो आप सिर्फ उन्हीं को जाकर एक्सेस करें, ना कि तमाम प्रोसेसर से पूछें कि भाई तुम्हारे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास तो नहीं है। ठीक है, तो ये मेन आइडिया है। ठीक है, सो बेसिकली कीप ट्रैक्स ऑफ कॉपीज ऑफ कैश लाइंस एंड देयर स्टेट्स, कि हर प्रोसेसर में वो किस स्टेट में पड़ी हुई है ये आपके पास लिखा होगा,
ऑन अ मिस फाइंड डायरेक्टरी एंट्री, लुक इट अप, कम्युनिकेट ओनली विद द नोड्स दैट हैव कॉपीज ऑफ इट। तो ये वही बातें हैं जो मैं भी कर चुका हूँ कि आपके पास ये मेमोरी में पड़ी हुई है। मैं कैश लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मेमोरी में हर लोकेशन के लिए उसकी डायरेक्टरी पड़ी हुई है। डायरेक्टरी जो है उसको जाकर हम देखेंगे कि उस पर बाहर गया कोई, इसको खोल दो, ठीक है, थोड़ा सा वो शोर कम ही हो गया, ठीक है। तो जब भी आपने चेक करना होगा कि किस किस के पास जाना है, तो बजाय सारे प्रोसेसर्स को स्नूप करने के, डायरेक्टरी में लिखा हुआ है कि हर प्रोसेसर में किस स्टेट में पड़ी है, तो आप सिर्फ उन्हीं प्रोसेसर्स को एक्सेस करेंगे जिसमें जिनके पास वो कॉपी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और जो ज़्यादा स्केलेबल जब आप करते हैं ना, तो उनमें एक दूसरे के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो बस के बजाय नेटवर्क ट्रांजैक्शन बेस्ड चल रही होती है, ठीक है। तो नेटवर्क ट्रांजैक्शन का मतलब है कि पैकेट जाता है एक से दूसरी तरफ और इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। सो अब आपके पास अब आपके बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, लेट से जो ऊपर लेटर हमने CPU 1 to N कहे हुए हैं, हर एक की कैश है, दरमियान में इंटरकनेक्ट नेटवर्क है जो कि इनको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो बजाय शेयर्ड बस होने के अब इंटरकनेक्ट नेटवर्क है जो इसमें चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड, ठीक है। इसमें अजम्पशन ये है कि आपके पास रिलायबल नेटवर्क है और फाइफोस के ज़रिए आपकी वो जो बीच में आपके पास वो रजिस्टर से नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके फाइफो हैं। तो फाइफो बेस्ड आप जो है ना सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान मैसेज डिलीवरी मैकेनिज्म है कि आप इधर से उधर मैसेज लेके जा सकते। नीचे आपके जो लगी हुई है ये आपकी मेमोरी है। DRAM बैंक्स का मतलब है कि आपकी जो मेन मेमोरी है और इसके साथ आपकी डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन आपकी इधर पड़ी है, ठीक है। सो अब आपके पास जो है हर कैश लाइन जो है ना उसके साथ आपके पास एक स्टेट की फील्ड है और टैग की फील्ड है, ठीक है। सो डाटा है, स्टेट है और टैग है। तो ये तकरीबन वही चीज़ है जो कि हमने पहले कही थी। तो पहले भी हमने यही कहा था ना, 2 बिट लगा दो उसके साथ स्टेट की, ठीक है, कि इस वक्त के स्टेट में, ठीक। तो अभी भी अब बिट्स चेंज हो जाएंगी मगर अभी भी उसी तरह है कि मेमोरी में डाटा है, कैश में डाटा है, टैग है और उसके साथ स्टेट है। लेकिन अब आपके पास जो मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है जहाँ पर आपके पास ज़्यादा स्टोरेज है, वहाँ पर हर एंट्री के हिसाब से स्टेट भी पड़ी हुई है, डाटा भी पड़ा हुआ है, लेकिन साथ एक डायरेक्टरी भी पड़ी हुई है। डायरेक्टरी क्या बता रही है कि किस किस प्रोसेसर के अंदर इसका डाटा पड़ा हुआ है। तो ये जो बीच में ये डायरेक्टरी की फील्ड है ना, ये बता रही है किस किस प्रोसेसर के पास इसका डाटा पड़ा हुआ है। तो इट कुड भी ऊपर अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 प्रोसेसर हैं, तो आप ये 6 बिट की एंट्री बना दी और जिस पे पड़ा उधर आपने 1 लिख दिया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यार इस प्रोसेसर के पास मेरा डाटा पड़ा। अच्छा, अब कैश स्टेट्स क्या हैं, ठीक है। सो 4 स्टेट्स आपकी हो सकती हैं। एक है कि इनवैलिड, कि उसमें कैश में डाटा नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। शेयर्ड के हमारे पास कहते हैं डाटा है मगर औरों के पास भी हो सकता है। शेयर्ड स्टेट का ही मतलब है ना कि मल्टीपल प्रोसेसर्स के पास हो सकता है। मॉडिफाइड का मतलब है कि ये डाटा सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि हमने कहा था जब आप मॉडिफाइड स्टेट में हो तो फिर आपके पास ही होता है, ठीक है। और जो ट्रांजिएंट है वो स्टेट ये है कि इस वक्त आप ये इन बिटवीन स्टेट में है, यानी आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी हुई है दूसरों से पूछने के लिए, किसी और के पास तो नहीं है और आप अभी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने पहले जो 4 स्टेट्स पढ़ी थी, जो MSI वाली थी, ऊपर वाली तीनों तो तक उसी को ही कर रही हैं, ठीक है, इनवैलिड, शेयर्ड और मॉडिफाइड, ठीक है। लेकिन जो चौथी स्टेट डायरेक्टरी के केस में ऐड होगी है वो ये होगी है कि अब अगर मैंने किसी चीज़ को ट्रांजिशन करना है तो आप दरमियान में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टरी को पढ़ के कि किसी और के पास तो नहीं पड़ी हुई। तो जब तक मैं डाटा का इंतजार कर रहूँगा उसके रिसीव होने का, तब तक मैं ट्रांजिएंट स्टेट में होगा। तब जब वो डाटा आ जाएगा उसकी बेस पे मैं किसी नॉन स्टेट में चला, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो आपके पास जो डायरेक्टरी पड़ी हुई है जो रैम में, ठीक है, उसकी क्या स्टेट्स हैं। उसकी एक स्टेट ये है कि मेमोरी लाइन इज शेयर्ड बाय साइट स्पेसिफाइड इन द डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, सो अब आर जो है ना, जो आपकी नॉर्मल स्टेट है, ठीक है, इसका मतलब है कि जिस बिट पे 1 है ना, उन प्रोसेसर के पास ये शेयर्ड स्टेट में पड़ी हुई है, ठीक है। तो मेमोरी लाइन इज शेयर्ड बाय साइट स्पेसिफाइड इन द डायरेक्टरी, अ सेट ऑफ साइट। सो इसका मतलब है कि डाटा इन मेमोरी इज वैलिड इन दिस स्टेट, ठीक है। और अगर डायरेक्टरी एम्प्टी है तो मेमोरी लाइन इज नॉट कैश बाय एनी साइट, ठीक है। सो
जो अब हम किसके पर्सपेक्टिव पे बात करें, पहले हमने देखा था कि कैश थी, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास वो जो स्टेट ऊपर वाली थी पहले हम वो देख रहे थे, ठीक है, कि हर कैश के ऊपर। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाली क्या स्टेट है और ये डायरेक्टरी की क्या एंट्री है, ठीक है। तो जो मेमोरी में उसकी कॉपी पड़ी हुई है वो क्या, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर जो पड़ी हुई है, हमने कहा कि अगर वो आर स्टेट में है, इसका मतलब है कि अगर आपके स्टेट के अंदर हमने कहा हुआ है कि आर लिखा हुआ है कि ये आर के लिए जो भी बिट्स आपने लिखी होंगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये शेयर्ड है, ठीक है। अगर ये शेयर्ड है तो ये जो डायरेक्टरी एंट्री है ना, ये स्पेसिफाई कर रही है कि किस किस प्रोसेसर के दरमियान शेयर्ड है। तो इसमें जोन सी बिट 1 होगी, इसका मतलब है उस प्रोसेसर के पास ये इसकी शेयर्ड कॉपी पड़ी हुई है, और मेमोरी के पास भी वही वाली कॉपी पड़ी हुई है, क्योंकि शेयर्ड स्टेट का क्या मतलब है, अभी इसको किसी ने मॉडिफाई नहीं किया। तो इसका अगर यहाँ पर 0 पड़ा हुआ है डायरेक्टरी में, इसका मतलब है कि हैं हम शेयर्ड स्टेट में ही, लेकिन अभी तक किसी के पास वो कॉपी गई नहीं है, लेकिन हम शेयर्ड स्टेट में ही हैं, कोई इसको मॉडिफाई किसी ने नहीं किया। अब ये दरवाज़ा बंद कर दो, बेशक अब शोर आना शुरू हो गया, ठीक है। कुंडी लगा दो, बेशक अब आ गया ना वापस, ठीक है। ओके, सो दूसरी स्टेट है डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब है कि ये वाली स्टेट जो है ये बता रही है कि इस वक्त किसी के पास राइट की फॉर्म में ये डाटा पड़ा हुआ है इसका, ठीक है, कोई इस पर राइट करवा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है किसी एक के पास होगा, जब भी राइट होगा तो इसका मतलब है किसी एक के पास उसकी एक। तो वही जो स्टेट की बिट्स थी, अगर हम रीड में थे तो वो एक बिट वेक्टर था कि किस किस के पास डाटा पड़ा, लेकिन अगर हम राइट में होंगे तो इसका मतलब है वो बता रहा है कि किस प्रोसेसर नंबर पे है। तो उन्हीं पे हम बता देंगे कि प्रोसेसर नंबर 0 इस पे लिखा हुआ तो वो 0 के पास है, 1 लिखा हुआ तो 1 के पास है, 2 लिखा हुआ है 2 के पास है, तो किसी एक के पास एक्सेस होगी। तो ये यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ कि मेमोरी लाइन इज एक्सक्लूसिवली कैश्ड एट साइट आईडी एंड हैज बीन मॉडिफाइड एट साइट, मेमोरी डज नॉट हैव द मोस्ट अप टू डेट डाटा। क्योंकि उसके पास मॉडिफाइड है तो मेमोरी का डाटा स्टेल हो सकता है, क्योंकि वो किसी एक के पास मॉडिफाइड स्टेट है, ठीक। और वो जो साइट आईडी है वो आप उसी यानी इसी डायरेक्टरी में यही जो बिट्स थी आप इनको रीयूज कर सकते हैं। यानी आपने अगर इधर राइट स्टेट में है तो आप कहेंगे कि इसी के अंदर बता दो कि कौन सा वाला प्रोसेसर नंबर है, ठीक है, जिस पर डाटा पड़ा हो, ठीक है। और ये इसका सेकंड मतलब ये भी है कि अगर किसी के पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है तो मेमोरी के पास जो डाटा है वो पुराना है, क्योंकि जिसके पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है उसने उसके ऊपर राइट क्या करके उसको मॉडिफाई कर दिया हो, ठीक है। अच्छा, टी आर और टी डब्ल्यू जो है ना, ये ट्रांजिएंट स्टेट्स हैं कि मैं एक रीड के लिए एक राइट के लिए, लेकिन दोनों ट्रांजिएंट स्टेट्स हैं। ये बता रही है कि मेमोरी लाइन इज इन अ ट्रांजिएंट स्टेट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट टू द इनवैलिडेशन रिक्वेस्ट दैट होम साइट हैज इशूड, ठीक है। कि मैंने किसी और को कहा है कि मिसाल के तौर पर किसी ने शेयर करना था तो वो उसको रीड एक्सेस चाहिए थी, तो जिसके पास प्रोसेसर के पास एक्सेस थी मैं उसको कहूँगा कि तुम यार इनवैलिडेट कर दो। तो अगर मैंने उसको इनवैलिडेट की रिक्वेस्ट भेजी हुई है और मैं इंतजार कर रहा हूँ तो मैं ट्रांजिएंट रीड स्टेट में हूँगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है कि किसी एक प्रोसेसर ने लिखवाना था, लिखवाया हुआ था, लेकिन किसी और ने शेयर्ड की रिक्वेस्ट की। तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि यार जिसने लिखवाया हुआ है उसको को तुम राइट बैक कर दो, ठीक है। तो मैंने उसको एक रिक्वेस्ट इशू की कि भाई तुम राइट बैक कर दो। तो जब तक वो राइट बैक नहीं होगा तब तक डायरेक्टरी ट्रांजिएंट स्टेट में होगी कि इस वक्त डायरेक्टरी इज वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट प्रोसेसर। जब वो प्रोसेसर का रिस्पॉन्स आ जाएगा तो हम ट्रांजिएंट से शेयर्ड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। और टी डब्ल्यू क्या है, ये भी एक ट्रांजिएंट स्टेट है। तो इसका मतलब ये है कि किसी और के पास एक्सक्लूसिवली वो पड़ी हुई थी और मैंने उसको रिक्वेस्ट की हुई है कि यार तुम उसकी कॉपी मुझे भी दे दो ताकि मेरे पास मेमोरी में डाटा अपडेट हो जाए। तो उस वक्त भी आप ट्रांजिएंट स्टेट में। जी सर, हो गए 11:30 हो गए, 3 मिनट रहते हैं उसके बाद, ठीक। हमने जो थोड़ी सी बीच में बातें की थी, अगर ना करते तो हम 5 मिनट में इसको छिक जाते कि मैं दोस्त आएंगे, ठीक। वो हमने एक मेकअप क्लास हमारी रहती है, वो कब रखें, पहले कामरान रोक लें।